हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हो आप सभी? वेरी गुड, वेल डन। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। वेलकम। आज हम अपने चैनल पे फर्स्ट 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, द सेल फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो आपकी इस प्यारी सोनल मैम आज आपको पढ़ाएंगी बायो का फर्स्ट चैप्टर। क्लास 9 के अलावा क्लास 8 के स्टूडेंट या क्लास 11 के स्टूडेंट भी इस चैप्टर को पढ़ सकते हैं, क्योंकि सेल का जो पोर्शन है वो आपने 8th में भी पढ़ा होगा, 9th में भी आप डिटेल में पढ़ोगे और डिटेल में हम 11th में पढ़ेंगे। तो ये बेसिक है जो पूरा सेल को कवर करता है, बायो को कवर करता है। आप अच्छे से, बहुत अच्छे से जानते होंगे कि जो सेल है वो क्या होती है, हमारी लाइफ की बेसिक यूनिट। मतलब अगर सेल नहीं होगी तो हमारी बॉडी नहीं होगी, अगर सेल होगी तो बॉडी होगी। ये कैसे होता है भाई? अरे आपको पता है कि सबसे छोटी यूनिट सेल होती है, सेल से मिलके टिश्यू बनता है, टिश्यूज कंबाइंड होके टिश्यूज का जो ग्रुप होता है वो ऑर्गन बनाता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, एंड ऑर्गन सिस्टम से पूरी बॉडी और ऑर्गेनिज्म बनता है। तो आपको पता है ये चीज? वेल, बहुत टाइम से आपने सुना है, जानते हैं। अब उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे कि इसकी डिस्कवरी किसने की है, कहाँ से ये सेल आई, सबसे पहले ओरिजिन है वो कहाँ से हुई शुरू। तो ये सारा आज हम पीडीएफ में और इस लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। सारे बच्चे बहुत अच्छे से, पूरे फोकस के साथ, फुल स्ट्रेटेजी के साथ, पेन, कॉपी, बॉटल जो भी आपको रखना है अपने पास में रख लीजिए। सिर्फ हमें यहाँ पे 45 से 50 मिनट में ये चैप्टर पूरा कंप्लीट करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। सेल को बिल्डिंग ब्लॉक क्यों कहते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ क्यों नाम दिया इसको? जैसे आपको पता है कि एक बिल्डिंग में, एक जो घर होता है, मकान होता है, उसमें जो बिल्डिंग में एक छोटा सा ब्लॉक होता है, ब्लॉक्स, बहुत सारे ब्लॉक से मिलकर पूरी बिल्डिंग बनती है। इसी तरीके से बहुत सारी छोटी छोटी सेल से मिलकर क्या बनती है, हमारी बॉडी बनती है। इसीलिए सेल को क्या बोला, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। सेल डेफिनेशन देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आपकी डेफिनेशन, द सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। यानी हमारी जो स्ट्रक्चर है या किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो स्ट्रक्चर होती है वो सेल से मिलकर बनती है। एंड फंक्शनल क्यों? क्योंकि सेल से ही छोटे छोटे सारे फंक्शंस होते हैं। अगर सेल नहीं होगी तो हमारी क्या होगा? देखिए, ब्लड सेल नहीं होगी तो ब्लड नहीं होगा, ब्लड नहीं होगा तो सर्कुलेशन नहीं होगा, सर्कुलेशन नहीं होगा, हार्ट नहीं होगा तो बॉडी नहीं होगी। मतलब सेल की वजह से ही क्या होते हैं, जो हमारी बॉडी में फंक्शंस हैं, जैसे सर्कुलेशन, डाइजेशन, ये सब किसकी वजह से होते हैं? सेल की वजह से। दैट्स व्हाई सेल इज कॉल्ड फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। All living organism, basic level अगर हम देखें, represent the lowest level in at which independent exist। मतलब जब सेल लोएस्ट लेवल पे होती है, सिंगल होती है, तो सिंगल लेवल पे क्या होता है कि जो सेल होती है वो इंडिपेंडेंट फॉर्म में होती है, किसी के साथ भी कंबाइन नहीं होती है। इसके बाद में हम देखेंगे ओरिजिन। तो देखिए, सबसे पहले आपको पता है कि जो हमारी लाइफ की ओरिजिन हुई है वो वाटर से हुई है। सबसे पहले लिविंग सेल को पॉन्ड वाटर में, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को एंटोनी वॉन लीवेनहुक ने देखा था। ये आपने 8th में भी पढ़ा हो। ल्यूवेनहुक को ही हम फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं, करेक्ट? तो यहाँ पे लिखा है सबसे पहला पॉइंट कि जो ओरिजिन है सेल की वो कहाँ से हुई है, लिविंग सेल की ओरिजिन वाटर से हुई है। इसके बाद में नेक्स्ट लिखा है हॉट स्प्रिंग्स। हॉट स्प्रिंग्स में भी यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है आपका, पुगा वैली। हॉट स्प्रिंग क्या होता है? हॉट स्प्रिंग ऐसे एरियाज जहाँ पे टेम्परेचर बहुत हाई होता है। जहाँ टेम्परेचर हाई होता है मतलब वहाँ पे पॉपुलेशन क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। तो हॉट स्प्रिंग वाले एरियाज पे क्या होगा, पॉपुलेशन ग्रोथ ज्यादा होगी। जैसे लद्दाख, मेंटेन नियर बॉइलिंग टेम्परेचर, बॉइलिंग टेम्परेचर के आसपास टेम्परेचर होता है। जबकि आपको पता होगी कि लद्दाख में तो बहुत बारिश पड़ती है, बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती है, पर वहाँ इतना ज्यादा हॉट स्प्रिंग कैसे? देखिए, हॉट स्प्रिंग एक ऐसा एरिया है, चाहे बर्फ हो, चाहे कितनी गर्मी हो, कुछ भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। वहाँ पे टेम्परेचर हमेशा बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम एरिया, गर्म एरिया होता है। और ऐसा साइंटिफिक रिसर्च में माना गया कि जो बहुत ज्यादा गर्म एरियाज होते हैं वहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ ज्यादा। तो ऐसी जगह पे बैक्टीरिया वगैरह ज्यादा देखने को मिलेंगे आपको। पुगा वैली क्या है? पुगा वैली ये लद्दाख में एरिया है, एक फेमस हॉट स्प्रिंग है जहाँ पे बहुत ज्यादा पॉपुलेशन सेल की सबसे पहले देखने को मिली। 3.5 बिलियन ईयर एगो में पुगा वैली का क्या हुआ था? पुगा वैली को सबसे पहले अर्थ पे कब देखा? आज से 3.5 बिलियन ईयर पहले पुगा वैली आ गई, लगभग हमारे अर्थ की ओरिजिन के टाइम पे, जब हिमालयास वगैरह बने। थर्मोफाइल्स क्या होता है? थर्मोफाइल्स का मतलब होता है थर्मो, हीट से रिलेटेड है, फाइल्स मीन्स लविंग।
हीट लविंग जो बैक्टीरियाज होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं, उन ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं? थर्मोफाइल्स। प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन, अब देखिए ये हीट लविंग है भाई, बहुत ज्यादा लविंग बैक्टीरिया है, तो डेफिनेटली इतने ज्यादा टेम्परेचर में रहने के लिए इनको बहुत अच्छी कवरिंग चाहिए होती है, जैसे कोई ठंडे एरियाज में रहते हैं जो पोलर बियर वगैरह बहुत ज्यादा हेयर्स होते हैं। इसी तरीके से जो इस टाइप के ऑर्गेनिज्म है जो बहुत ज्यादा हॉट स्प्रिंग में, बहुत ज्यादा हॉट टेम्परेचर में रहते हैं, उनकी बॉडी कैल्शियम कार्बोनेट से कवर होती है। तो कैल्शियम कार्बोनेट आपको पता है चूने की चट्टान, चट्टान जैसी उसकी बॉडी होती है जो उन्हें हॉट स्प्रिंग से बचा, मतलब उन्हें हॉट स्प्रिंग में बहुत ज्यादा टेम्परेचर से बचाती है। तो इसमें पूछेंगे प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन कौन सी होती है? प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन हॉट स्प्रिंग सॉरी कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। इसके बाद में डिस्कवरी, तो देखो सेल की सबसे पहले डिस्कवरी आपको पता है कि रॉबर्ट हुक ने की थी, बहुत अच्छे से जानते हैं, सबको पता है 1665 में रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल की डिस्कवरी की। और रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल को कौन पे देखा था? प्लांट की बार्क में, मतलब जो ट्री होता है ट्री की बार्क में कॉर्क सेल को देखा। उन्होंने देखा कि कॉर्क सेल है वो मधुमक्खी के छत्ते जैसी बी हाइव की तरह स्ट्रक्चर दिखाई दी। उन्होंने बोला ये क्या है? दैट इज सेल। हाँ, हालांकि बार्क वाला जो एरिया है दैट इज नॉन लिविंग पार्ट, तो उन्होंने सबसे पहले नॉन लिविंग सेल को देखा। और सबसे पहले जो लिविंग सेल है उसको किसने देखा? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक ने, पॉन्ड वाटर में यूनिसेलुलर। तो यहाँ पे जो इन्होंने रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले अपनी जो डिस्कवरी है किस में लिखी, तो इनकी बुक का नाम बहुत फेमस है, दैट इज माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया रॉबर्ट हुक की बुक है जिसमें उन्होंने अपनी जो भी डिस्कवरी, जो भी रिसर्चेस की उसके बारे में लिखा। ही ऑब्जर्व, हुक ने क्या एग्जामिन किया? स्लाइस ऑफ कॉर्क, कॉर्क की स्लाइस को लिया जो कि ट्री बार की थी, अपने सेल्फ डिफाइन सेल डिजाइन सिंपल माइक्रोस्कोप से देखा। उस टाइम पे कोई बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप नहीं था, सिंपल माइक्रोस्कोप से बस उन्हें दिखाई दिया कि सेल वॉल जैसी मोटी सी स्ट्रक्चर है जिसमें सेल मेम्ब्रेन, सेल टाइप की स्ट्रक्चर दिखाई दे रही, ब्लॉक जैसी बीहाइव की तरह। इसके बाद में उन्होंने क्या रिजम्बल किया था? यही कि बहुत सारे कंपार्टमेंट्स की तरह की स्ट्रक्चर है कुछ इस तरीके से, आपने ये डायग्राम देखा होगा, एनसीईआरटी में बना होगा, इस तरीके से कुछ कंपार्टमेंट रूम जैसी बॉक्सेस लाइक स्ट्रक्चर थी। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट अनियन पील एक्सपेरिमेंट। अनियन में अब देखो सबसे पहले एनिमल सेल और प्लांट सेल की ऑब्जर्वेशन के लिए दो एक्सपेरिमेंट किए हमारे साइंटिस्ट ने, एक तो अनियन सेल पे और दूसरा चीक सेल। अनियन की जो सेल होती है उसके अंदर आपको पता है कि अनियन के अंदर एक व्हाइट कलर की लेयर होती है। उस व्हाइट लेयर को जब ग्लिसरीन के साथ स्लाइड्स के बीच में रखा अंडर माइक्रोस्कोप, तो ऑब्जर्व किया कि उसके अंदर भी छोटी छोटी सेल दिखाई दे रही हैं। और वो जो सेल थी वो कुछ इस तरीके से दिखाई दे रही थी, जिसपे कि क्या थी? कुछ डबल मेम्ब्रेन जैसी स्ट्रक्चर ऐसे कंटिन्यूअस थी। तो उन्होंने बोला कि ये क्या है भाई? जो डबल मेम्ब्रेन जैसी स्ट्रक्चर है ये अनियन की पील में, और इसमें छोटे छोटे डॉट भी दिखाई दिए, ऐसा कुछ डायग्राम आपके एनसीईआरटी में बना है। उन्होंने बोला कि ये प्लांट की सेल है। क्यों भाई प्लांट की सेल है? क्योंकि इसमें सबसे बाहर की तरफ दिखाई दी सेल वॉल, उसके बाद अंदर सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन के बाद में अंदर क्या था? साइटोप्लाज्म, और साथ में इसके अंदर था न्यूक्लियस। तो सबसे पहले उन्होंने सेल वॉल को देखा कि भाई एक मोटी सी लेयर है, मतलब ये एनिमल की सेल तो नहीं, ये डेफिनेटली तो कोई बैक्टीरिया या फिर क्या है? प्लांट। तो क्लियर हो गया भाई, अनियन जो है वो एक फूड मटेरियल जो कि हमें प्लांट से मिलता है। डेफिनेटली यहाँ पे जो मोटी सेल वॉल थी उससे प्रूफ हुआ कि ये प्लांट सेल है, और प्लांट सेल में सबसे बाहर की स्ट्रक्चर को हम सेल वॉल, ठीक है। इसके बाद में एक्सपेरिमेंट के बाद दूसरा एक्सपेरिमेंट किया। ये सारे एक्सपेरिमेंट किससे हो रहे थे? तो देखो जब ल्यूवेनहुक आए उन्होंने सबसे पहले देखा अपने कंपाउंड माइक्रोस्कोप से, मतलब उसमें दो लेंस थे। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लगभग 1000 से 2000 टाइम्स बड़ा देख सकते हैं। वहीं जो सिंपल माइक्रोस्कोप था रॉबर्ट हुक का, वहां पे केवल कितना देख पा रहे थे आप? 100 से 200 गुना। तो वहां इतना क्लियर नहीं दिखा जितना कंपाउंड माइक्रोस्कोप से दिखा। फिर उसके बाद और भी सेल ऑर्गेनल्स को देखने के लिए आज के टाइम के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप का रिसर्च हुआ, और इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही आज हम जो भी स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं वो सारी देख। इसके बाद में देखिए ये सारे पार्ट लिखे जो मैंने बताया सेंटर में आपको, वहां पे कौन कौन से मेन पार्ट देखिए? सेल कंपोनेंट्स में न्यूक्लियस दिखाई दिया, सेल वॉल दिखाई दी, सेल मेम्ब्रेन दिखाई दी, और उसके अलावा उसके अंदर क्या फील्ड था? जेली जैसा फ्लूइड था जिसको बोला साइटोप्लाज्म। इसके बाद में देखिए ह्यूमन आई लिमिटेशंस यहाँ पे दी हुई है। ये कुछ डेटा है जो आपके एनसीईआरटी में दिए कि जो ह्यूमन आई का नॉर्मल विजन होता है वो कितना होता है?
एक परफेक्ट आई साइट माना जाता है 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर पे आप बिना स्पेक्स के अगर आपकी आई सही है तो किसी भी चीज को हम क्लियरली देख सकते हैं। और बहुत ज्यादा छोटा साइज है, बहुत ज्यादा, तो फिर डेफिनेटली आपको क्या यूज करना होगा, माइक्रोस्कोप। और या फिर आपका आई साइट वीक होगा तो हमें लेंसेज लगवाने पड़ते हैं, एक्स्ट्रा यूज करने पड़ते हैं। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। इसके बाद एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक के बाद आई है सेल थ्योरी। सेल थ्योरी क्या है, देखिए 1665 में रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल की खोज की, जो कि एक नॉन लिविंग सेल थी, प्लांट सेल की, प्लांट की ट्री की बात में की। 1675 में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक आए, जिन्होंने पॉन्ड के वाटर में सबसे पहले लिविंग सेल को देखा, यूनिसेलुलर और बैक्टीरिया की सेल थी। इसके बाद में सेल थ्योरी बनाई गई। सेल थ्योरी जो है वो 3 साइंटिस्ट ने पोस्टुलेट की थी। वो 3 साइंटिस्ट कौन थे, मैथियस स्लाइडेन, थियोडोर स्वान और रुडोल्फ फिर्च। अब इन तीनों ने 3 पॉइंट्स दिए। उन्होंने कहा कि जो सेल है इट इज अ फंक्शनल यूनिट, स्ट्रक्चरल यूनिट, मतलब एक बेसिक यूनिट है और स्ट्रक्चरल यूनिट है सेल, बिकॉज ऑल ऑर्गेनिज्म इज कंपोज्ड ऑफ सेल। जितनी भी ऑर्गेनिज्म है किससे मिलकर बनी है, उनकी बॉडी सेल से मिलकर बनी है। सेकंड पॉइंट क्या था, ऑल फंक्शन परफॉर्म बाय द सेल। जितने भी फंक्शंस हैं हमारी बॉडी में किससे परफॉर्म होते हैं, सेल से। इट मीन्स ये फंक्शनल यूनिट है। ये सेकंड पॉइंट था। एंड थर्ड पॉइंट जो कि रुडोल्फ विर्चो ने दिया था, दैट इज कि न्यू सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। प्री मतलब जो पुरानी सेल्स होती है उनसे नई सेल्स जनरेट होती है। जो भी टिश्यूज या सेल हमारी बॉडी में रप्चर हो जाती है, उनकी साइड वाली सेल क्या करती है, डिविजन करती है और नई सेल बनती है। अगर आपको कट लग गया, चोट लग गई, तो वो धीरे धीरे हील होना शुरू होती है। इसका मतलब क्या है कि वहां पे सेल क्या होती है, वापस से जनरेट हो जाती है, हील हो जाती है। से प्रूफ होता है कि जो भी न्यू सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से आती है। इसके बाद में देखो स्ट्रेनिंग टेक्निक का यूज करके, कलर का यूज करके भी हम माइक्रोस्कोप के अंदर अच्छे से सेल्स को देख सकते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं आपकी सेल से रिलेटेड। व्हाई इट इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, हाउ डज अ सेल मल्टीप्लाई, कैसे ये मल्टीप्लाई करती है। तो आपको बताया कि सेल डिवीजन करके ही सेल्स मल्टीप्लाई करती है, ग्रोथ करती है। अगर सेल डिवीजन नहीं होगा तो मल्टीप्लीकेशन भी नहीं होगा। इसके बाद में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि सेल सबसे छोटी यूनिट है। सेल्स कंपोज होके, सेल का जो ग्रुप होता है वो टिश्यूज बनाता है, टिश्यूज का ग्रुप ऑर्गन, और ऑर्गन का ग्रुप ऑर्गन सिस्टम बनाता है। ऑर्गन सिस्टम से क्या बनती है, ऑर्गेनिज्म, या फिर हम कह सकते हैं ऑर्गन सिस्टम से क्या बनेगा, बॉडी। ठीक है, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं। सेल को डिफाइन किया, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, tissue formed by group of cell, organ formed by group of tissue, organ system formed by group of organ, and organism formed by all, means all organ system. इसके बाद में ये इंपॉर्टेंट डिस्कवरी है जो मैंने अभी बताए थे आपको, ईयर्स अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी डेटा, हिस्टोरिकल साइंटिफिक इवेंट। हिस्टोरिकल इफेक्ट अगर आप देखोगे तो ये देखिए, हिस्टोरिकल साइंटिफिक माइलस्टोन सेल डिस्कवरी कौन कौन सी है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले रॉबर्ट हुक 1665 में ऑब्जर्व किया नॉन लिविंग सेल को कॉर्क सेल में। ल्यूवेनहुक 1674 डिस्कवर किया सबसे पहले फ्री लिविंग सेल को पॉन्ड में। रॉबर्ट ब्राउन 1831, इन्होंने किसकी डिस्कवरी की, न्यूक्लियस की। सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है। परकिंजे ने 1839 में प्रोटोप्लाज्म, मतलब जो साइटोप्लाज्म, जो सेल के अंदर फ्लूइड भरा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म वर्ड दिया किसने, परकिंजे ने। फिर आए स्लाइडेन एंड श्वान 1838 1839, आपको बताया था इनका नाम, इन्होंने मिलकर सेल थ्योरी को दिया। फिर विर्चो आए, विर्चो ने 1855 में किसको एक्सप्लेन किया, जो सेल थ्योरी की थर्ड लाइन थी वो विर्चो ने ही दी थी। सेल थ्योरी को कंप्लीट करने वाले विर्चो थे। इनकी थ्योरी को सेल लिनिएज थ्योरी या सेल इनहेरिटेंस थ्योरी भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि इनहेरिटेंस मीन्स जो पुरानी वाली जनरेशन है उससे ही नई जनरेशन, मीन्स पुरानी सेल से ही नई सेल जनरेट हो रही है। प्री एग्जिस्टिंग सेल्स कम फ्रॉम न्यू सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। और इसके लिए एक लैटिन में वर्ड भी दिया है, ओमनिस सेलुला ई सेलुला, करेक्ट। इसके बाद में आगे बढ़ते हम टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब नंबर ऑफ सेल के बेस पे ऑर्गेनिज्म को 2 पार्ट में डिवाइड किया, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर मींस जिनकी बॉडी एक सेल से बनी होती है उन्हें यूनिसेलुलर बोलते हैं, और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी बहुत सारी सेल से बनती है मल्टीसेलुलर बोलते हैं। यूनिसेलुलर के एग्जाम्पल है अमीबा, क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम, बैक्टीरिया। वही मल्टीसेलुलर का एग्जाम्पल देखोगे तो ह्यूमंस हो गया, एनिमल्स हो गए, फंजाई हैं, कुछ प्लांट्स, ये सब क्या होंगे,
मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, क्योंकि इनकी बॉडी बहुत सारी सेल से मिलकर बनी है। डिस्कवरी इन द ह्यूमन सेल में, और डिस्कवरी के बाद में शेप भी देखा गया, मतलब डिस्कवरीज के बाद अगर कुछ देखा गया तो शेप में चेंजेस भी देखने को मिले। इसमें देखा कि जो सबसे लॉन्गेस्ट सेल है, जो सर से लेके पैर तक फैली होती है, दैट इज नर्व सेल। न्यूरॉन कहते हैं हम इसको, क्या कहते हैं? न्यूरॉन। नर्व सेल सबसे लॉन्गेस्ट सेल है एनिमल के अंदर। इसका शेप कैसा होता है? ब्रांच शेप की होती है। वो ब्लड सेल का शेप राउंड होता है ना, डिस्क शेप की होती है। मसल सेल्स कैसी होती हैं? स्पिंडल के शेप की होती है, मतलब ऐसे साइड से पतली होगी और बीच में थोड़ी सी मोटी, इस तरीके से स्पिंडल शेप की होती है। अदर एग्जाम्पल बोन सेल, फैट सेल्स, बहुत सारे टाइप के डिफरेंट डिफरेंट शेप्स होते हैं सेल। तो ये हो गया इनका डिवीजन डिफरेंट डिफरेंट शेप के बेस पे, जो आपकी एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। स्मूथ मसल सेल, स्पिंडल शेप, ब्लड सेल्स, ये रही नर्व सेल, और ये देखिए ओवम राउंड शेप है। ये बोन सेल, ये भी ब्रांच है। स्पर्म, ये भी एक फाइबर की तरह है। फैट सेल, ओवल सेल। तो डिफरेंट डिफरेंट शेप की डिफरेंट डिफरेंट सेल्स हमारी बॉडी के अंदर होती है। एनिमल सेल्स में जो बॉडी में सेल का जो शेप है दैट इज नॉट फिक्स, ये इरेगुलर होता है, जबकि प्लांट्स में आपको फिक्स शेप देखने को मिलेगा। ठीक है। शेल शेप के बाद में अगर हम देखेंगे यहाँ पे रिलेशनशिप, वेरिएबिलिटी, सम सेल्स लाइक अमीबा चेंजिंग देयर शेप। यहाँ पे क्या दिया है बताया ना, जैसे इरेगुलर होती है अमीबा की सेल, इरेगुलर शेप में होती है। ठीक है। इसके बाद में हम आगे देखेंगे डिवीजन ऑफ लिवर, मतलब वर्क के बेस पे, फंक्शन के बेस पे भी सेल क्या होती है, अलग अलग शेप की होती है। ठीक है। इसके बाद में आगे देखेंगे हम प्लाज्मा मैप। अब सबसे पहले जो हम सेल की स्ट्रक्चर पे आएंगे तो फर्स्ट पार्ट आपका आएगा सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मैप। कभी भी सेल की स्ट्रक्चर की शुरुआत होगी या किसी की भी होती है, उसकी आउटर कवरिंग से होती है। तो सबसे पहले हम यहाँ इसके डायग्राम से देख लें क्या एक बार। सेल का डायग्राम देखिए, ये तो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ओके, अभी नीचे की तरफ स्लाइड में दिया हुआ है डायग्राम, मैं एक बार आपको ऐसे ड्रॉ करके बता देती हूँ। सबसे पहले जो है वो हमें देखना होगा यहाँ पे, दैट इज मेन इंपॉर्टेंट पार्ट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है बच्चों? प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेल मेम्ब्रेन, मतलब सेल की जो सबसे आउटर की लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं हम? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये हमारी बॉडी के अंदर है, तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ सेल एक पैक स्ट्रक्चर होगी, सिलेक्टिवली परमेबल होगी, कुछ पार्टिकल्स से अंदर भी आ सकते हैं, कुछ क्या होते हैं बाहर भी आते हैं। अब देखेंगे क्या क्या आपकी बुक में डिफाइन कर रही है। द आउटर मोस्ट कवरिंग दैट सेपरेट सेल कंटेंट फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरमेंट, मतलब जो सेल होती है वो क्या करती है, आउटर मोस्ट कवरिंग है, ये हमारी सेल जो साइटोप्लाज्म है या सेल ऑर्गेनल्स हैं उसको इन्वायरमेंट से सेपरेट करने का काम करती है। सेकेंड इसका कैरेक्टरिस्टिक्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सिलेक्टिवली परमेबल। अभी बताया था कि सेल जो होती है वो अपने अंदर बाहर पार्टिकल्स को जाने और आने देती है। इट मीन्स ये सिलेक्टिवली परमेबल है, आने भी उनको ही देगी जिसकी उसको जरूरत, मतलब जिसकी सेल को नीड होती है वही पार्टिकल्स को सिलेक्ट करके अंदर आने देगी, और जिसकी जरूरत नहीं होगी बेस्ट इसको बाहर जाने देती है। सो दैट इज selectively permeable. It allows and permit entry and exit some materials while preventing others. इसके बाद में दिया हुआ है मैकेनिज्म ऑफ मूवमेंट। काम कैसे करते हैं भाई पार्टिकल्स, अंदर बाहर कैसे जाते हैं? तो डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस की प्रोसेस से जाते हैं। डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस दोनों ही प्रोसेस में जो पार्टिकल्स हैं वो अपने हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करते हैं। डिफरेंस क्या है? डिफ्यूजन की प्रोसेस जो जनरली देखने को मिलती है ये गैसेस में ज्यादा होती है, लिक्विड में कम, और डिफ्यूजन की प्रोसेस में कोई भी सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन नहीं होती है। सेल के केसेस में क्या है, परमेबल मेम्ब्रेन होती है, तो ज्यादातर जो ट्रांसफर होता है वो ऑस्मोसिस की प्रोसेस से होता है, क्योंकि ऑस्मोसिस की प्रोसेस में जो पार्टिकल्स हैं हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाते हैं एक सेलेक्टिवली परमेबल के थ्रू। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस की यहाँ डेफिनेशन दी हुई है आपकी। स्पॉन्टेनियस मूवमेंट सब्सटेंस लाइक O2 एंड CO2 फॉर्म रीजन हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, वही बात लिखी हुई है यहाँ पे। ऑस्मोसिस द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, किसके थ्रू जाएंगे वाटर मॉलिक्यूल्स? सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू, फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग। इसके बाद देखिए इफेक्ट ऑफ डिफरेंट सोल्यूशन इन द सेल। अब इसके बाद अगर हम देखें कि अगर डिफरेंट डिफरेंट सोल्यूशन में सेल को रखा जाए तो क्या होगा,
आपको पता होगा रात के टाइम पे आप क्या करते हो, पानी में किशमिश डाल के रख देते हो, सुबह वो फूल जाए। कौन सी प्रोसेस है भाई? यहाँ चाशनी में आपने ग्रेप्स डाल दिए, वो श्रिंक हो जाएंगे। कौन सी प्रोसेस है? ये ऑस्मोसिस के थ्रू होता है, हम पढ़ेंगे। इसी तरीके से अगर हम सेल को भी किसी हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक या आइसोटोनिक सोल्यूशन में डाल देते हैं तो सेल्स का शेप जो है वो चेंज हो जाएगा, या तो वो फूल जाएगी या फिर श्रिंक हो जाएगी। तो ऐसा कब होता है? देखो सिंपल सी बात है, अभी बोला कि वाटर में डाल रहे हैं, वाटर में क्या होता है, सॉल्यूट कम होता है और सॉल्वेंट की अमाउंट, वाटर का अमाउंट ज्यादा होता है, मतलब उसमें मिनरल्स वगैरह क्या होंगे, कम। तो जहां पे वाटर का अमाउंट ज्यादा है, वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो जहां ज्यादा है हाई कॉन्सेंट्रेशन से वाटर लो कॉन्सेंट्रेशन के थ्रू बाहर आ जाएगा। अब इसको हम अगर किसी डायग्राम की हेल्प से समझे तो और ज्यादा अच्छा होगा, और फिर रिजल्ट भी आपको बता देंगे। देखिए यहाँ पे एक्टिविटी आपकी एक्सेल की दी हुई है, फ्रेश वाटर की है, और इसका एक्टिविटी का एक डायग्राम भी है। ये हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक। हाइपरटोनिक क्या होता है? हाइपरटोनिक मींस यहाँ पे क्या होगा, हाई सॉल्यूट, बाहर की तरफ सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज्यादा है, वाटर का कम है, यानी सॉल्यूट क्या होगा, बाहर से अंदर की तरफ आ जाएगा। तो हाइपरटोनिक में क्या होगा, सेल, हाइपरटोनिक में सेल श्रिंक हो जाएगी। क्या हो जाएगी? श्रिंक, क्योंकि वाटर क्या होगा, वाटर का कॉन्सेंट्रेशन सेल के अंदर ज्यादा था, तो वाटर के हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ बाहर आ जाएगी। ठीक है, पानी बाहर आ जाएगा सेल का, सेल क्या हो जाएगी, श्रिंक। हाइपरटोनिक के केस में सेल श्रिंक होती है। वहीं हाइपोटोनिक का केस देखेंगे हम, हाइपो मतलब यहाँ पे सेल क्या हो रही है, फूल रही है। वर्ड में ही देखो हाइपो, बहुत ज्यादा जोर दे रहे हैं, हाइपो मींस बिग हो रहा है, सेल का साइज बिग हो रहा है, यानी जो वाटर है वो बाहर की तरफ, आउटसाइड में क्या होगा, वाटर ज्यादा होगा और इनसाइड में सॉल्यूट ज्यादा होगा। तो वाटर के हाई कॉन्सेंट्रेशन से देखना है हमें, वाटर का हाई कॉन्सेंट्रेशन बाहर की तरफ ज्यादा है, मतलब सेल के अंदर पानी आ जाएगा और सेल क्या हो जाएगी, वाटर मूव्स इन एंड सेल स्वॉलन एंड टर्जिड, सेल स्वेल हो जाएगी या टर्जिड हो जाएगी। देखिए सेल जब फूलती है तो उसको बोलते हैं टर्जिड हो गई है, स्वॉलो, और जब ये श्रिंक होती है तो इसको बोलेंगे श्रिवल्ड, या फिर आपका एक वर्ड मिलेगा प्लाज्मोलाइज्ड। प्लाज्मोलाइज्ड सेल का मतलब है सेल श्रिंक। वहीं अगर आइसोटोनिक का केस है, मतलब इक्वल सॉल्यूट और इक्वल वाटर है बाहर अंदर, तो क्या होगा, कोई चेंज नहीं होगा, जैसी सेल है नॉर्मल शेप में ही रहेगी, नो एक्सचेंज। ठीक है, नॉर्मल शेप होगा। इसके बाद इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। प्रोसेस आपकी लिखी हुई है प्लाज्मोलाइसिस। बताया मैंने आपको, प्लाज्मोलाइसिस का मतलब है कि सेल का श्रिंक हो जाना, मींस जो सेल के अंदर वाटर है उसका मैक्सिमम अमाउंट बाहर आ जाता है। एक्सो ऑस्मोसिस, देखो ऑस्मोसिस की भी दो प्रोसेस है, एक्सो एंड इंडो। अगर सेल से बाहर पानी जा रहा है हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, एक्सो ऑस्मोसिस। सेल के अंदर वाटर आ रहा है हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, एंडो। ठीक है, बहुत ज्यादा बच्चों को कंफ्यूजन होती है, वर्ड्स बहुत क्लियर रखना। ऑस्मोसिस, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक। हाइपो मींस सेल टर्जिड हो रही है, फूल रही, स्वेल अप हो रही है। हाइपर मींस सेल क्या हो रही है, श्रिंक हो जा रही है। बहुत ज्यादा हाइपर की वजह से टेंशन आया, स्ट्रेस मतलब श्रिंक हो। ठीक है, ऐसे करके याद कर सकते हैं, बाकी कंडीशन सब वही होगी। इनसाइड इसके बाद में हम देखेंगे प्लाज्मोलाइज क्या है। तो द फिनोमेनन where living plant cell losses water, water लॉस कर देगी ऑस्मोसिस के थ्रू सेल वॉल से, सेल क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद में आगे देखिए और भी एग्जांपल आपके दिए हैं, बॉइलिंग वगैरह। अब इसके बाद हम अदर इंपॉर्टेंट पार्ट पे आते हैं, दैट इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस आपको पता है सेल के सेंटर में होता है, आपको दिखाया भी, सेल के सेंटर वाला पार्ट है, इसको ब्रेन ऑफ द सेल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रेन। स्टेनिंग में भी यूज करते हैं न्यूक्लियस को क्लियरली देखने के लिए, मतलब कलर्स वगैरह डाल के अगर किसी सेल को हम माइक्रोस्कोप से देखना चाहते हैं तो उस पर कलर डाल के स्टेनिंग करके उसमें सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस को बहुत अच्छे से देख सकते हैं। अनियन पील के एक्सपेरिमेंट में ये यूज किया, ह्यूमन चीक सेल में भी ऑब्जर्व किया न्यूक्लियस को। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, व्हाट इज डिफ्यूजन, डिफ्यूजन क्या है, व्हाट इज ऑस्मोसिस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन, और बाकी के क्वेश्चंस आपके वहां पे बनते हैं हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक से। जहाँ पे आपको कोई सेल देंगे, एक सेल दे दिया, वहां पूछ लिया कि बताइए सेल स्वेल होगी या श्रिंक होगी, पूछ सकते हैं आपसे। कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पे कम है, ज्यादा है, वो आपको कंपैरिजन करके उसका आंसर देना होगा। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा।
अगर ये टॉपिक समझ में नहीं आया तो इसको रिपीट करके आप वापस से देखिए और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उनको आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। बाकी कुछ क्वेश्चन मैंने स्लाइड में दे रखे हैं। सिलेक्टिवली परमेबल का मतलब बताया आपको कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमेबल होती है, जो केवल उसकी जरूरत के होते हैं उनको ये अलाउ करती है। अब आते हैं हम न्यूक्लियस के मेन पार्ट में। देखो न्यूक्लियस का जो मेन पार्ट होता है आपको पता है कि बाहर की तरफ इसमें क्या होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सबसे बाहर किसी की भी क्या होगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस में बाहर की तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, जैसे सेल में सेल मेम्ब्रेन होती है, इसी न्यूक्लियस में न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होती है। और इसके सेंटर में एक डार्क बॉल जैसी स्ट्रक्चर होती है जिसको क्या बोलते हैं हम, न्यूक्लियोलस। इसका डायग्राम मैं अभी दिखाऊंगी आपकी जो बुक में भी है। और इसके अंदर जो प्लाज्मा भरा होता है इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। और न्यूक्लियोप्लाज्म के अलावा एक चीज और भी देखने को मिलेगी आपको यहाँ पे कि जो सेल न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होती है इसमें क्या होता है, बीच में छोटे छोटे पोर्स होते हैं। मतलब यहाँ पे आपको दिखेगा कि जो सेल है उसमें छोटे छोटे क्या होंगे, पोर्स। इस तरीके से बीच में थोड़ा थोड़ा गैप होता है और इन पोर्स की वजह से क्या होता है कि जो भी मटेरियल है उसका एक्सचेंज या अंदर या बाहर आ जा सकता है वो, ठीक है, एक्सचेंज होता है न्यूक्लियर पोर की वजह से। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियर पोर। अभी ये सब कुछ आपको क्लियर डायग्राम में मिलेगा। ये रफ डायग्राम है जिससे आप समझ सकते हैं इसको कि कैसे हम लर्न कर सकते हैं इमेज कि कौन से इसके मेन पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, दैट इज अ डबल लेयर कवरिंग। यहाँ से आपको पता चल गया कि न्यूक्लियस जो है सेल के अंदर होता है, ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। इसके बाद में सेकेंड इसमें क्रोमोसोम, क्रोमोसोम भी इसके अंदर होते हैं भाई। डीएनए जो जेनेटिक मटेरियल है वो भी कहाँ होता है, न्यूक्लियस के अंदर। इसकी हेल्प से ये कंट्रोल करता है हमारी लाइफ को, हमारी बॉडी को। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, रॉड शेप की स्ट्रक्चर होती है। ये जब आपका सेल डिवीजन चलता है तो सेल डिवीजन के टाइम पे क्लियरली विजिबल होते हैं। बाकी ये फाइबर जैसे दिखाई देते हैं, क्रोमेटिन। ये जनरली क्वेश्चन पूछते हैं कि ये किसके बने होते हैं, तो ये क्रोमोसोम जो होते हैं वो डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। किससे मिलकर बने होते हैं, डीएनए और प्रोटीन से। इसके बाद में देखिए क्रोमेटिन, अभी बताया मैंने, ये भी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है क्रोमोसोम के अंदर ही। नॉन डिवाइडिंग सेल पार्ट, डीएनए इज प्रेजेंट एज अ टैंगलेट मास थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। मतलब जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म में होगा इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल, उसको बोलते हैं क्रोमेटिन। रिबन लाइक शेप या रॉड लाइक शेप का दिखेगा, समझ लेना वो क्रोमोसोम है। और जीन्स क्या होते हैं भाई, जीन्स ही तो वही मेन यूनिट है जो डीएनए के थ्रू क्या होती है कि हमारी एक जनरेशन से जितने भी कैरेक्टर्स हैं उसको दूसरी जनरेशन में लेके जाती है। इसीलिए हमारी जो स्ट्रक्चर है, फेस, आई, नोज हमारे पेरेंट्स के जैसे सिमिलर होती है, जस्ट बिकॉज ऑफ डीएनए। डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल का मतलब वो मटेरियल जो हमारी मदर फादर से हमारे अंदर आता है, हमारे मदर फादर में उनके फादर से, मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होगा, ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होगा अपने पेरेंट्स से। जीन्स फंक्शन क्या है, देखो इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन बता दिया। प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल इन अ सेलुलर रिप्रोडक्शन, सेलुलर रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। डायरेक्ट केमिकल एक्टिविटीज को भी क्या करता है, कंट्रोल करता है। ये सेल बनी हुई है आपकी, बहुत अच्छे से क्लियरली देख लीजिए। अभी अभी तक हमने क्या पढ़ा, बोर तो नहीं हो रहे ना, बिल्कुल बोर मत हो। थोड़ा सा बोरिंग में भी किसी को बायो में कम इंटरेस्ट लग सकता है, बट इतने अच्छे डायग्राम देख के तो बोरिंग फील नहीं होना चाहिए। बायो को जितना अच्छा डायग्रामेटिक फॉर्म में आप समझ के याद करोगे उससे अच्छा कुछ भी तरीका नहीं। डायग्राम समझिए, अच्छे से नाम लर्न कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। ओके, तो अभी यहाँ पे ये डायग्राम देखिए, अच्छे लग रही है डायग्राम्स। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक क्या होता है, प्रो मीन्स जिसमें पहले न्यूक्लियस था या नहीं था। एक्चुअली पहले जो न्यूक्लियस था वो न्यूक्लियोइड की फॉर्म में था, क्लियरली प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस एब्सेंट था। जबकि यूकैरियोटिक सेल जो बाद में जनरेट हुई, जैसे ह्यूमन या प्लांट की सेल, एनिमल सेल, उसके अंदर न्यूक्लियस क्लियरली विजिबल था। जैसा कि अभी हमने डायग्राम में देखा, वो न्यूक्लियस किसमें देखने को मिलेगा, वो आपको देखने को मिलेगा प्लांट एंड एनिमल सेल, मतलब यूकैरियोटिक सेल में। प्रो में ये देखने को नहीं मिला था, प्रो में ये एब्सेंट था। प्रो में देखिए इस तरीके से जेनेटिक मटेरियल ओपन था क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियस एब्सेंट था, जबकि यहाँ पे न्यूक्लियस क्लियरली विजिबल है। न्यूक्लियस के सेंटर में भी बताया ये एक बॉल जैसी स्ट्रक्चर है, दैट इज न्यूक्लियोलस। ये पार्ट यहाँ लिखा हुआ है आपके। इसके बाहर आउटर ग्रोथ हो रही है, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये भी आप पढ़ोगे, दो टाइप के होते हैं, रफ और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक। इसके बाद और भी ऑर्गेनल्स आपको दिखाई देंगे। ये सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, सेल ऑर्गेनल्स वो छोटे छोटे ऑर्गन है
जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से हमने सेल के अंदर देखा। पहले तो आपने सिर्फ 4 ही देखे। यहाँ पे जो देख रहे हो ये स्ट्रक्चर क्या है, दैट इज गोल्जी बॉडी। सबके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन है यूकैरियोटिक सेल में। ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये गोल्जी अपैरेटस बॉल जैसा भी है वेसिकल्स की शेप में। ये सेंट्रियोल्स माइक्रोट्यूब्यूल जो कि आपकी सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। और इसके बाद में आप देखोगे लाइसोसोम। ये सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल्स हैं जिनकी हम स्टडी करेंगे यूकैरियोटिक सेल में। यूकैरियोटिक सेल में भी 2 सेल पढ़ेंगे, प्लांट सेल और एनिमल सेल। बताया डिफरेंस आपको, जिसमें सेल वॉल होगी और दूसरे में एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होगी। जबकि बैक्टीरिया में इतना कुछ नहीं है। बैक्टीरिया में सबसे इंपॉर्टेंट है कि सबसे बाहर की जो मोटी सी लेयर होती है इसको बोलते हैं हम कैप्सूल। कैप्सूल की लेयर होती है। इसके बाद में ये जो मोटी लेयर है कैप्सूल के बाद बैक्टीरिया के अंदर होती है सेल वॉल। बैक्टीरिया इतना बेशरम प्राणी है, इसकी 4 लेयर होती है। हाँ, बेशरम ही बोलना चाहिए क्योंकि इतना मोटा सा होता है, तभी तो इतने खतरनाक किलर्स वगैरह यूज करके हम उसको खत्म करते हैं, दिखाई भी नहीं देता है। सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल के बाद देखिए सेल वॉल के बाद सेल मेम्ब्रेन। इसकी 3 लेयर है, कैप्सूल, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के बाद सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होगा। इसमें छोटे छोटे राइबोसोम भी होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में 70s टाइप के सर्कुलर क्रोमोसोम देखने को मिलेगा, ऐसे ओपन पड़ा होगा। ये इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर बैक्टीरिया की। तो आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंस पूछेंगे या स्ट्रक्चर बनाने के लिए तो बता सकते हैं आप। ये बेसिक स्ट्रक्चर का डिफरेंस है दोनों का। यहाँ पे इसका डिफरेंस भी लिखा है प्रोकैरियोट्स में, पुअरली डिफाइंड, लैक न्यूक्लियस। यहाँ पे वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यहाँ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल देखा आपने। प्रोकैरियोट्स में क्या थे, एब्सेंट, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी कुछ दिखा नहीं है, वहां सब एब्सेंट था। यहाँ पे ये सब प्रेजेंट है। यहाँ क्या होगा, साइज इनका जनरली प्रोकैरियोट्स का छोटा ही था, कम ऑर्गेनेल से। यहाँ पे बड़ा होगा। यहाँ कॉम्प्लेक्सिटी देखेंगे, फंक्शनल परफॉर्म बाय पुअरली ऑर्गेनाइज पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म। मतलब जो भी फंक्शन है मेनली साइटोप्लाज्म के थ्रू होते हैं इसके काम। जबकि इसमें जो फंक्शंस हैं वो सब सेपरेट सेपरेट ऑर्गेनल है उनके थ्रू हो जाता है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, दैट इज साइटोप्लाज्म। अभी बताया कि सेल के अंदर जो फ्लूइड भरा होता है जेली जैसा, उसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इज द फ्लूइड कंटेन इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसकी कैरेक्टर क्या है, इट टेक अप लिटिल स्टेन ड्यूरिंग द प्रिपरेशन। मतलब इसमें स्टेन कुछ होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। कंटेन में आप देख लेंगे तो क्या है, सारे के सारे ऑर्गेनल्स हैं वो साइटोप्लाज्म में होते हैं, उनके फंक्शन सब साइटोप्लाज्म की हेल्प से ही परफॉर्म होते हैं। सिग्निफिकेंस क्या है, अगर साइटोप्लाज्म नहीं होता तो सारे ऑर्गेनल सेटल ही नहीं हो पाते, उनमें जर इंजरी भी होने के चांसेस ज्यादा होते थे। और साइटोप्लाज्म को जो कवर करता है, कवर करने का काम कौन करता है, दैट इज सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं सेल ऑर्गेनल्स। सेल ऑर्गेनल्स में हम स्टार्ट करेंगे। अभी जो मेन स्ट्रक्चर थी, न्यूक्लियस आपने पढ़ा, सेल मेम्ब्रेन पढ़ा और साइटोप्लाज्म। इसके बाद में फोर्थ मेन पॉइंट आता है और सेल ऑर्गेनल्स। सेल ऑर्गेनल्स में जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल्स आपकी बुक में दिए उनको डिस्कस करेंगे, जैसे गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, हम इनको डिस्कस करेंगे आज। ठीक है, यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इनके क्या फंक्शंस हैं, इनकी स्ट्रक्चर कैसी है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लाइसोसोम कैसा है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स। ठीक है, यहाँ पे कुछ मिस तो नहीं कर रहे हम। यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक सेल में डिफरेंस जो आपको बोला था मैंने, ये भी देख लो एक बार आप। सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल में आपको यहाँ डिफरेंस दिखाई देगा। देखिए, यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस है। सॉरी, यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक हो गया, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। प्लांट सेल में बाहर की तरफ देखिए ग्रीन कलर दिख रहा है, सेल वॉल होती है। यहाँ पे सेल वॉल नहीं होती है। यहाँ देखो सेंट्रोसोम प्रेजेंट होता है एनिमल्स में, इसमें सेंट्रोसोम नहीं होते हैं। यहाँ हाईलाइट कर रखा है जो भी इनमें डिफरेंस है। यहाँ पे सेंट्रल लार्ज वैक्यूल होती है, यहाँ लार्ज वैक्यूल नहीं होती है सेंटर में। यहाँ शेप इरेगुलर होता है एनिमल सेल में, यहाँ पे रेगुलर होता है। यहाँ पे सेंटर में न्यूक्लियस होता है, यहाँ पे साइड में न्यूक्लियस होता है। ठीक है, इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट इनके डिफरेंसेस है वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। देखिए आप, क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, हाँ आपको पता है, इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, इसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके बाद में सेंट्रियोल्स बता दिया आपको, सेंट्रोसोम एनिमल्स में होगा, प्लांट्स में नहीं होगा। लाइसोसोम एनिमल्स में होगा, प्लांट्स में एब्सेंट होता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है। इसके बाद में आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे आ जाइए। क्या हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर देखी थी एक बार हम वापस से प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर देख लें।
प्लाज्मोलाइसिस से पहले मैं आपको दिखाना चाहती थी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर। ये देखिए, ये स्ट्रक्चर आपकी एनसीईआरटी में दी हुई है, दैट इज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इसको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल भी बोला। सिंगर एंड निकोल्सन नाम के दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये मॉडल बनाया था। इन्होंने माइक्रोस्कोप से स्ट्रक्चर देखी। इन्होंने कहा कि जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसमें जो प्रोटीन्स और लिपिड्स हैं ये ऐसे लग रहे हैं जैसे डांस कर रहे हैं। तो डांस करने की फॉर्म में उसको बोला फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, कि ये फ्लूइड डांस करता हुआ है। इसमें देखा कि बॉल जैसी जो स्ट्रक्चर है दैट इज प्रोटीन, और यहाँ जो फाइबर्स हैं अंदर की तरफ दैट इज लिपिड। तो यहाँ देखा कि जो मैक्सिमम पोर्शन है सेल वॉल का, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, वो प्रोटीन से बना हुआ है और लिपिड से बना हुआ है। बाकी थोड़े से अमाउंट में इसमें कार्बोहाइड्रेट्स की चेन भी देखने को मिलेगी आपको। यहाँ पे प्रोटीन्स हैं जो अल्फा हेलिक्स फॉर्म में बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है, जो कि चैनल प्रोटीन भी है, इसके अंदर धसी हुई होती है। वॉल जो है अपनी सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके अंदर धसी हुई होती है। ये स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, इसकी प्रैक्टिस करना, ठीक है। और यहाँ पे हाइड्रोफोबिक टेल लिखा हुआ है कि जो लिपिड की तैल होती है ये हाइड्रोफोबिक होती है, और जो अंदर वाला साइड है जहाँ पे प्रोटीन है वो सेल मेम्ब्रेन बाहर की तरफ, मतलब जहाँ पे पूरी बॉडी है उस तरफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पे ये होती है। ये साइटोप्लाज्म के अंदर है और जो टेल वाला रीजन है साइटोप्लाज्म के बाहर होता है। इसके बाद में देखिए इम्पोर्टेंट पर्पस से हम नीचे आ जाते हैं। जो हम सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ रहे थे, इसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी को? देख लीजिए, आपके कोई डाउट होते हैं तो डाउट्स में हम सॉल्व करेंगे, कमेंट सेक्शन में आप डाल दीजिएगा एक बार। प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, इसके बाद में नेक्स्ट साइटोप्लाज्म भी हो गया हमारा। सेल ऑर्गेनेल्स हम पढ़ रहे हैं जिसमें हमने देखा कि कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स हैं जो एनिमल और प्लांट सेल में थे। इसके बाद में ये नेक्स्ट आ गया आपका, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मैंने बताया था जो आपने देखा न्यूक्लियस के बाहर ये जो स्ट्रक्चर है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें पूछते हैं कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसकी ओरिजिन कहाँ से हुई? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ओरिजिन न्यूक्लियस से ही हुई है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन से स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रफ एंडोप्लाज्मिक। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक का मतलब है कि वहां पे राइबोसोम या कुछ भी अटैच नहीं हो। रफ में बहुत सिंपल बेसिक डिफरेंस है। रफ में उसकी सरफेस रफ होती है क्योंकि उस पर राइबोसोम अटैच होते हैं, और जिस पे राइबोसोम अटैच नहीं होते हैं ये स्मूथ होगा, ठीक है। जहाँ राइबोसोम अटैच होंगे वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। दोनों में डिफरेंस मेन उनकी स्ट्रक्चर में यही है कि एक पे राइबोसोम होता है, एक पे नहीं होता है। स्मूथ वाले का फंक्शन है लिपिड की सिंथेसिस करता है, जबकि जो रफ वाला है वो प्रोटीन्स की सिंथेसिस करता है, बिकॉज आपको पता है कि उस पर क्या होता है, राइबोसोम अटैच होता है। इसका काम क्या है, हेल्प क्या करता है? वही दोनों का वही काम है, एक का लिपिड बनाना है, दूसरे का प्रोटीन बनाना है। और इसके अलावा ये हार्मोन्स का भी फॉर्मेशन करते हैं, फंक्शंस में हेल्प करते हैं, ट्रांसपोर्टिंग में भी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। इसके बाद की फंक्शन ईआर के यहाँ भी लिख दिए कुछ। मेम्ब्रेनस है, फ्रेमवर्क लिख दिया कि एक बायोकेमिकल एक्टिविटीज के लिए फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। ये आपकी न्यूक्लियस और एंडोप्लाज्मिक की दोनों की साथ में स्ट्रक्चर दे दी जो मैंने ऊपर नहीं दी थी। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि ये न्यूक्लियस है, इसमें न्यूक्लियस, न्यूक्लियर एनवलप, और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आगे की तरफ देखो, ये स्मूथ वाला पार्ट है जो किससे जनरेट हुआ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, और ये बाहर रफ वाला पार्ट है, सॉरी ये से अटैच नहीं है, अलग से बताया, बट आप जब क्लियर स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें दिखाई देगा अंदर की तरफ स्मूथ होगा, बाहर की तरफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। अब क्वेश्चन आता है कि जो कैमिलियो गोल्गी हैं इन्होंने क्या किया। कैमिलियो गोल्गी का इंट्रोडक्शन आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया है। कैमिलियो गोल्जी ने गोल्जी एपरेटस यानी गोल्जी बॉडी की खोज की, सबसे पहले डिस्कवरी की गोल्जी बॉडी की कैमिलियो गोल्जी ने। इनका बस यही सबसे इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने डिस्कवरी की, इनको उसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला। गोल्जी बॉडी का ही नाम है गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस क्या होता है? इट इज फर्स्ट डिस्क्राइब कैमिलियो गोल्जी, इट इज ऑल्सो नोन एज लाइपोकॉन्ड्रिया। गोल्जी बॉडी को हम लाइपोकॉन्ड्रिया भी कहते हैं, और इसका दूसरा नाम है डिक्टियोसोम। ये नेम याद रखना क्योंकि आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, डिक्टियोसोम एंड लाइपोकॉन्ड्रिया। किसका कॉमन नेम है? गोल्जी एपरेटस, या फिर इसको ही हम बोलते हैं गोल्जी बॉडी। ये किससे मिलके बनी होती है? ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, मतलब डबल मेम्ब्रेन से बना है। इसमें जो फ्लैटेंड शेक जैसी स्ट्रक्चर होती है उसको बोलते हैं हम सिस्टर्नी। अरेंज्ड पैरेलल अदर स्टॉक्स, मतलब ये एक दूसरे से पैरेलली अटैच होती है, सैक लाइक स्ट्रक्चर। इसके बाद में देखिए यहाँ पे इसके इंपॉर्टेंट पार्ट ये लिखे हुए हैं।
जो गोल्जी बॉडी है सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स और वेसिकल्स से मिलके बनी है। इसके बाद में रिलेशनशिप बताते हैं ईआर के साथ इसका क्या रिलेशनशिप है। तो देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो गोल्जी apparatus है ये कोऑर्डिनेट करता है, फंक्शन जो है कोऑर्डिनेट होके करता है, मतलब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, वहां से जो प्रोटीन और जो एंजाइम्स वगैरह आते हैं, गोल्जी बॉडी उसके ऊपर एक सैक जैसी स्ट्रक्चर बना के, थैली जैसी स्ट्रक्चर बनाती है, उसको पैकेजिंग का फंक्शन करती है। गोल्जी बॉडी का मेन फंक्शन है जो भी एंजाइम्स या प्रोटीन है उनको पैकेट में कन्वर्ट करना, पैकेट की फॉर्म में पैक करना। पैकेजिंग का काम करती है, जो भी प्रोटीन्स हैं उनको क्या बना लेगी, लेयर बना के ऐसे वेसिकल्स बना लेती है। तो ये वेसिकल्स जो है किसका पार्ट है, ये गोल्जी apparatus का ही पार्ट है। यहाँ पे 3 पार्ट लिखे हैं, सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर्मिंग पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स सेलुलर मेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसका कॉम्प्लेक्स पार्ट बनाते हैं। प्राइमरी फंक्शन वही बताया मैंने, पैकेजिंग का काम करता है, स्टोरेज का काम करता है, ये इसकी सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है। सबसे इंपॉर्टेंट पैकेजिंग है जिसकी वजह से इसको पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको, पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल। गोल्जी बॉडी को पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद में एक अदर इंपॉर्टेंट पार्ट है लाइसोसोम। लाइसोसोम का बारे में आपने सुना होगा, लाइसोसोम को हम सुसाइड बैग कहते हैं, हाँ, क्योंकि इसका फॉर्मेशन भी उसकी गोल्जी बॉडी की ही वेसिकल्स से होता है। वेसिकल्स जो होते हैं बेसिकली वही लाइसोसोम में कन्वर्ट हो जाते हैं, लाइसोसोम की तरह काम करते हैं। लाइसोसोम में क्या होता है कि जो भी प्रोटीन है, जो भी आपने कार्बोहाइड्रेट्स है, लिपिड्स है, उनका डाइजेशन करने का काम करता है, और जो भी वेस्ट मटेरियल होता है उसको भी क्या करता है, डाइजेस्ट। और उनको डाइजेस्ट करते करते लाइसोसोम अपनी खुद की सेल को खा जाता है, खुद रप्चर हो जाता है, इसलिए बोलते हैं इसको सुसाइड बैग ऑफ द सेल। इसके बाद में देखिए ये स्ट्रक्चर है, इसमें बहुत क्लियरली इमेज बनी हुई है, सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स और ये साइड में वेसिकल्स भी हैं इसके। ये लाइसोसोम का स्ट्रक्चर, इसका मेन पार्ट लिखा हुआ है। ये क्या करता है, वेस्ट डिस्पोजल करने में हेल्प करता है, क्लीनिंग डाइजेस्ट पार्टिकल, जो अनडाइजेस्टेड पार्टिकल है उनको क्लीन भी करता है सेल से। स्ट्रक्चर कैसी है, ये मेम्ब्रेन बाउंड सैक लाइक स्ट्रक्चर है, सिंगल मेम्ब्रेन से बना हुआ है, और इसके अंदर क्या होता है, एंजाइम्स का हाइड्रोलिटिक डिवीजन करता है ये। इसके बाद में यहाँ पे दिया हुआ है सेलुलर क्लीनअप करता है, डाइजेशन करता है। एफिशिएंसी क्या है, एंजाइम्स इसके अंदर होते हैं जो कि ब्रेकडाउन में हेल्प करते हैं। ये लाइसोसोम की जूम करके अगर देखेंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से कुछ वैसी स्ट्रक्चर दिखाई देती है। लाइसोसोम इस तरीके से देखो, सेल मेम्ब्रेन, ग्रेन्यूल्स और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से घिरे हुए हैं बीच में, ये नेटवर्क पूरा बना हुआ है इस तरीके से, सब जगह से ये घिरे हुए होते हैं, बॉल लाइक स्ट्रक्चर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम आते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या हुआ, बोर तो नहीं हो रहे, पानी पी लूं, मैं भी पी लेती हूँ थोड़ा बहुत, देखते हैं, ठीक है, पी लीजिए, आप लोगों को पीना है, साथ में रखिए, एंजॉय करते रहिए। बीच में थोड़ा मुंह धोना हो तो मुंह धो के भी आप वापस से बैठ सकते हैं पॉज करके। ओके, तो हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे आ गए, दैट इज पावर हाउस ऑफ द सेल। हाँ, पानी पी के आप भी पावर ले लीजिए, पावर के साथ हम पढ़ेंगे पावर हाउस ऑफ द सेल, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल्स इन आवर बॉडी। ओके, इसके बिना क्या है, कुछ नहीं है भाई, एनर्जी नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा। पावर हाउस क्यों कहते हैं, इट इज डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, इसमें बाहर की तरफ एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, और इसका फंक्शन क्या होता है, बेसिकली वही काम है, एनर्जी का फॉर्मेशन करना। एक बार हम इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं, स्ट्रक्चर से समझते हैं इसको। स्ट्रक्चर के बिना कहानी जैसा पढ़ने में बहुत बोर लगता है, सिंपल है। देखो, आउटर लेयर को हम क्या बोलते हैं, इसकी आउटर मेम्ब्रेन। जो उसके अंदर वाली लेयर है दैट इज इनर मेम्ब्रेन। यहाँ पे जो फोल्डेड स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, दैट इज क्रिस्टी, इसको हम क्या कहते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं। इसके अंदर जो फ्लूइड भरा होता है, इस फ्लूइड को क्या कहते हैं हम, मैट्रिक्स। ये नाम इंपॉर्टेंट है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मैट्रिक्स किसके फ्लूइड को कहते हैं। तो मैट्रिक्स, जैसे सेल के अंदर फ्लूइड साइटोप्लाज्मा होता है, ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मैट्रिक्स होता है। मैट्रिक्स में छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का अपना खुद का डीएनए भी होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं सेल विद इन सेल ऑर्गेनेल। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों के पास डीएनए होता है, याद रखना ये। इसके बाद इसके राइबोसोम भी है। अब यहाँ पे जो पेरोक्सिसोम्स प्रेजेंट होते हैं, यहीं से क्या होता है कि जो भी हम फूड खाते हैं उसका ब्रेकडाउन होता है, वो एटीपी की फॉर्म में एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो एटीपी के थ्रू एनर्जी में कन्वर्जन का काम किस ऑर्गेनल का है, ये फंक्शन माइटोकॉन्ड्रिया का है। माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी का फॉर्मेशन करके एटीपी के थ्रू
एनर्जी में कन्वर्ट करता है हमारे फूड को। ये इसका मेन फंक्शन है, इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आपके आ सकता है, एटीपी को क्या बोलते हैं, करेंसी ऑफ द सेल। पावर की जो करेंसी है दैट इज एटीपी, एटीपी करेंसी, उसके बिना एनर्जी में कन्वर्जन ही नहीं होगा। और पावर हाउस जहाँ पे ये पावर जनरेट हो रही है, बन रही है, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर है माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर। इसके बाद में प्लास्टिड्स, अदर इंपॉर्टेंट पार्ट। ये स्ट्रक्चर हमें केवल प्लांट्स में देखने को मिलती है। इसमें भी 3 पार्ट्स है इसके, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। ये तीनों पार्ट इंपॉर्टेंट। क्रोमोप्लास्ट क्या है, ये कलर्ड प्लास्टिड्स होते हैं। जो भी आपने देखा होगा प्लांट्स में या फ्लावर्स में जो कलर्ड पार्ट होता है, जैसे रेड टमाटर है, मतलब टमाटो जो है वो रेड। ग्रीन जब होता है तब तो उसमें बोलेंगे कि नॉर्मल कलर है, लाइक जैसे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है प्लांट्स में, लीफ वगैरह है। पर अगर वो रेड टमाटर, जो ग्रीन टमाटो है वो रेड टमाटो में कन्वर्ट हो गया, मतलब वो लाल किसकी वजह से हुआ है, क्रोमोप्लास्ट की वजह से। तो जितने भी कलर्ड पार्ट होते हैं प्लांट्स में वो किसकी वजह से होते हैं, मोस्टली क्रोमोप्लास्ट की वजह से होते हैं। क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग क्लोरोफिल फॉर फोटोसिंथेसिस, ये कलर्ड प्लास्टिड्स होते हैं, ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट में याद रखना, ये कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं। जनरली इनका यूज कहाँ होता है, स्टोरिंग स्टार्च, ऑयल और प्रोटीन वगैरह को स्टोर करने में। जैसे आपने देखा होगा आलू, जो पोटैटो होता है, स्टोरेज का ही काम होता है उसका, और पोटैटो जो है वो ल्यूकोप्लास्ट का एग्जाम्पल है। क्लोरोप्लास्ट क्या होगा, ग्रीन कलर पार्ट है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्लोरोप्लास्ट आपको पता है हमारे क्लोरोफिल को भी कंटेन करता है, जो कि ग्रीन कलर का पिगमेंट है, जिसकी वजह से ही लीव्स का और प्लांट्स का कलर क्या होता है, ग्रीन होता है। ग्रीन पार्ट्स में क्लोरोप्लास्ट होता है। क्या केवल प्लास्टिड्स क्लोरोप्लास्ट में, मतलब जो क्लोरोप्लास्ट है वो केवल प्लांट्स में होता है, ये ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर भी देखने को मिलता है, क्योंकि वहां भी क्या होती है, फोटोसिंथेसिस। अब देखिए ये स्ट्रक्चर है, क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी समझिए आप। ये भी एग्जाम में आपको दे सकते हैं, बनाने के लिए भी पूछ सकते हैं। ये भी डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया था, बाहर की लेयर को हम आउटर मेम्ब्रेन बोलते हैं, एंड इसकी जो इनर लेयर है उसको क्या बोलेंगे हम, इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। क्लोरोप्लास्ट में जो फ्लूइड भरा होता है, इस फ्लूइड को हम बोलते हैं स्ट्रोमा। इसके अंदर जो सैक लाइक कॉइन जैसी स्ट्रक्चर है, इस कॉइन जैसी स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, कॉइन जैसी स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम थाइलाकोइड। क्या कहते हैं, थाइलाकोइड। थाइलाकोइड एक सिंगल कॉइन है, ये समझिए, एक सिंगल स्ट्रक्चर को थाइलाकोइड कहते हैं। और इसका जो पूरा ग्रुप होता है, इस ग्रुप को हम बोलते हैं ग्रेनम। और बच्चों यहीं पे आपकी फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है। आप ये 10th क्लास में भी पढ़ोगे फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, 2 टाइप की रिएक्शन होती है। कहाँ पे होती है, क्लोरोप्लास्ट में। एक क्लोरोप्लास्ट की ग्रेना में होती है, एक क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रोमा में। डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में होती है और जो लाइट रिएक्शन है वो ग्रेनम वाले पार्ट में होती है। और ये साथ में जो ग्रेनम है, ये मिडिल लैमेली के थ्रू आपस में अटैच होते हैं। क्लोरोप्लास्ट के पास भी खुद का डीएनए होता है, इसीलिए इसको भी बोलते हैं सेल विद इन सेल ऑर्गेनेल। तो ये इसके इंपॉर्टेंट पार्ट और इसकी स्ट्रक्चर है क्लोरोप्लास्ट के, अच्छे से याद करना, ठीक है। इसके बाद में देखिए वैक्यूल्स। वैक्यूल सबसे एक अदर इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये आपने डिफरेंस में भी देखा था कि प्लांट सेल में एक बड़ी सी लार्ज वैक्यूल होती है, जबकि एनिमल सेल में छोटी वैक्यूल होती है, एब्सेंट होती है। वैक्यूल का काम क्या होता है, ये 50 से 90% वॉल्यूम लेती है प्लांट सेल का। ये स्टोरेज का काम करती है, इसको सेल सेफ भी बोलते हैं हम। वाटर को स्टोर करती है, फूड वगैरह जो भी पार्टिकल्स है, मैक्सिमम वाटर होता है इसके अंदर। इसमें पूछा जाता है कि इसकी जो आउटर लेयर है, आउटर मेम्ब्रेन है वैक्यूल की, इस आउटर मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, दैट आउटर मेम्ब्रेन इज नोन टोनोप्लास्ट। इसकी आउटर मेम्ब्रेन को हम टोनोप्लास्ट कहते हैं, ठीक है। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट वैक्यूल्स का यहाँ पे डिटेल में लिखा हुआ है। एनिमल सेल में स्मॉल होती है, टेम्परेरी होती है। फंक्शन है प्रोवाइड, टर्जिडिटी प्रोवाइड करती है, सेल को रिजिड बनाती है। रिजिड भी इसी की वजह से होती है, मैक्सिमम पोर्शन कवर होता है। अमीनो एसिड्स, वाटर, ऑर्गेनिक एसिड्स, प्रोटीन सबको स्टोर करती है। यानी वैक्यूल का मेन फंक्शन है स्टोरेज ऑफ फूड पार्टिकल्स लाइक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स एंड वाटर। एंड दे प्लेस मेजर रोल इन डाइजेशन। डाइजेशन में भी मेजर रोल प्ले करती है और वेस्टेज को भी एक्सक्रीट आउट कर देती है, वेस्टेज को भी खत्म कर देती है। इसके बाद में अदर इंपॉर्टेंट पार्ट आपका आता है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन आपके एनसीईआरटी में इसी चैप्टर के साथ आपके दिया हुआ है, जो कि आप डिटेल में 11th क्लास में पढ़ेंगे। अगर अभी भी डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो मैं वीडियो अलग से सेल डिवीजन की आपके लिए बना सकती हूँ। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा, सेल डिवीजन पढ़ने के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें हम माइटोसिस, मियोसिस को डीप में पढ़ेंगे। अभी बेसिक हम ये जानेंगे कि सेल डिवीजन क्या होता है और क्यों जरूरी। देखिए अगर सेल डिवाइड नहीं होगी तो सेल ग्रोथ नहीं करेगी, मतलब रिप्रोडक्शन भी नहीं होगा, न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन नहीं होगा। न्यू सेल्स बनेगी तभी क्या होगा, न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन।
बेसिकली सेल डिवीजन का यूज पर्पस क्या है, न्यू सेल्स का फॉर्मेशन करनी। तो सेल डिवीजन द प्रोसेस बाय विच न्यू सेल्स आर मेड फॉर ग्रोथ, रिप्लेसमेंट, डेड सेल्स एंड रिप्रोडक्शन। मतलब रिप्लेसमेंट में, ग्रोथ में और रिप्रोडक्शन में ये हेल्प करता है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन बेसिकली टू टाइप के होते हैं, दैट इज माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस में क्या है, सिंपल है कि एक मदर सेल से दो आइडेंटिकल डॉटर सेल बनती है, एकदम एज इट इज सेम बनती है। और ऐसा जनरली देखने को मिलता है जिनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जहाँ पे केवल सिंगल मदर सेल होती है, जहाँ पे दो पेरेंट सेल नहीं होती। वहीं अगर मियोसिस की बात करें तो जहाँ पे दो पेरेंट सेल है, मतलब एक मदर सेल एक फादर सेल जैसे मिलके जाइगोट बनता है, तो जाइगोट जब बनता है उसका जो डेवलपमेंट होता है वो मियोसिस की प्रोसेस के थ्रू होता है। मियोसिस की प्रोसेस के थ्रू क्या होता है कि जो बनने वाले डॉटर सेल्स हैं वो एक दूसरे के पूरी तरीके से सिमिलर नहीं होंगे, उनके जीन्स में क्या होगा, थोड़ा सा एक्सचेंज होगा, डिफरेंस होगा, जिसकी वजह से वो एक दूसरे के आइडेंटिकल नहीं होंगे, थोड़े से डिफरेंट होंगे। तो मियोसिस की जरूरत बेसिकली हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए पड़ी। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता तो हम सब कैसे दिखाई देते हैं, सारे एकदम एक जैसे दिखाई देते, ऐसा नहीं है, हम लोगों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। किसकी वजह से, जस्ट बिकॉज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड मियोसिस। तो मियोसिस में एक डॉटर सेल से चार, एक मदर सेल से चार डॉटर सेल बनती है, मतलब वन मदर सेल, सिंगल मदर सेल नहीं, मतलब जो भी सेल है उससे चार डॉटर सेल बनेगी। ठीक है, तो ये डिवीजन कैसा होगा, अनइक्वल। यहाँ क्रोमोसोम का नंबर भी क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आगे आपके लेक्चर में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए हैं, यहाँ पे आप कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। विच ऑर्गेनल हैव देयर ओन जेनेटिक मटेरियल, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स, इसके आंसर भी दिए हैं। अभी बताया था जिनका खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है, मतलब जिनके खुद के पास डीएनए होता है, अभी देखा माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स के अंदर। वाई आर लाइसोसोम कॉल्ड सुसाइड बाय, क्यों कहते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, खुद को ही डाइजेस्ट कर जाते हैं, प्रोटीन वगैरह को डाइजेस्ट करते करते खुद को ही डैमेज कर लेते हैं। वेयर आर प्रोटीन सिंथेसाइज, कहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, आपको बताया था कि जो राइबोसोम होते हैं उसका मेन काम है प्रोटीन सिंथेसिस का करना, तो वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे भी होते हैं। यहाँ पे कुछ एनसीईआरटी के भी बेसिक क्वेश्चन दिए हैं, डिफरेंस वगैरह इनका पढ़ लेना। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल्स में क्या डिफरेंस है, ये डिफरेंसेस लिखे हैं इसके। प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर, नो गोल्जी apparatus, इससे रिलेटेड ये क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पावर हाउस ऑफ द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया, और इसके बाद में मेम्ब्रेन सिंथेसिस। हाँ, ये देखो अमीबा का न्यूट्रिशन भी आपसे पूछा जाएगा, जब आप 10th क्लास में आओगे तब आपको अमीबा का न्यूट्रिशन भी पूछेंगे। अमीबा में भी होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, बिल्कुल एनिमल्स की तरह, है ना। यहाँ पे भी वही है कि ये भी क्या करता है, अपने फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो होते हैं स्यूडोपोडिया, उसके थ्रू फूड को कैप्चर कर लेता है, फैगोसाइटोसिस के थ्रू क्या करेगा, फूड को खा लेगा। और इसके अंदर भी क्या होता है कि जो फूड को ये रैप्चर करता है वो बाहर पे कवरिंग बना लेता है, उसको बोलते हैं फूड वैक्यूम। तो यहाँ पे फूड वैक्यूल देखने को मिलेगी अमीबा में आपको, और ये फूड वैक्यूल अपने अंदर असिमुलेट कर लेगा, डाइजेस्ट कर लेगा। ऑस्मोसिस की प्रोसेस क्या है ये आपने डिटेल में पढ़ ही लिया, आगे उसकी डेफिनेशन दी है। ऑस्मोसिस का एक्सपेरिमेंट, ये पोटैटो कप के साथ जो एनसीईआरटी में दिया है उसकी भी प्रैक्टिस कर लेना, एक बार पढ़ लेना, आप उसके क्वेश्चंस होते प्रैक्टिस करने की कोशिश करना। अगर आपको डाउट हो तो एक बार आप मेरे को बताइए। एक्सेल वाला क्वेश्चन है, उसको भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है ना। सेल डिवीजन के टाइप्स हमने बता दिए, और इस तरीके से आपका ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। आपके जो भी डाउट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में बताइए। इस चैप्टर में, इस वीडियो लेक्चर से इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आई होप आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।